बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है जी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। आपने देखा होगा कि जितनी भी हमने असाइनमेंट्स की हैं या जो कोर्स अभी तक कवर किया वो सेक्शन 10 से स्टार्ट हुई थी सारी असाइनमेंट्स जो हैं, और उसका ये पर्पज़ ये था कि वहाँ से एक ज़ाहिर है एकेडमिक मामला जो है वो उन सेक्शन से शुरू होता है। सेक्शन 5 स्पेसिफिकली डील करता है विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से मुराद है उर्दू में अगर कहें कि अदालत का इख्तियार समात। इख्तियार समात यानी कि ऐसी अदालत जिसको किसी भी इशू पे फ़ैसला देने का इख्तियार दिया गया हो। अब ये इख्तियार कहाँ से आएगा? इख्तियार आएगा जी लॉ से या आइन से, यानी कि कोई भी अदालत अपने आप या ख़ुद से जो जुरिस्डिक्शन है वो एज्यूम नहीं कर सकती। जिस तरह कि अगर आप ये देखेंगे कि यह लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 2 है, which states that no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the constitution or by or under any law. सो इससे इस आर्टिकल में ये लिख दिया गया कि अदालत जो भी समात कर रही होगी उसको या तो आइन के अंदर लिखा होगा, आइन का कोई आर्टिकल डील करेगा कि जी इस अदालत में इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो जाएंगे और उन पे वो मुकदमात सुन के उनका फ़ैसला करेगी, या फिर कोई लॉ जिस तरह के कंपनीज एक्ट एक स्पेशल लॉ है वो ख़ुद भी जो है वो कन्फर कर सकता है जुरिस्डिक्शन को। तो अब हम देखते हैं जी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड क्रिएशन ऑफ बेंचेस। The court having jurisdiction under this act shall be the high court। यानी कि जो हाई कोर्ट है मुतलका, हमें पता है कि हर प्रोविंस में एक हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद में एक अलहदा से हाई कोर्ट है एज ए मतलब कैपिटल टेरिटरी में। तो जहाँ पे जो है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस टेरिटरी की जो हाई कोर्ट है, जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे कंपनीज एक्ट के अंदर जो हम डिटेल में अभी देखेंगे, ज़ाहिर है कि कौन कौन से डिस्प्यूट्स जो हैं वो हो सकते हैं शेयर होल्डर्स के आपस में या कंपनी के साथ, या कंपनी को बंद करवाने में, या जो है अगर किसी के शेयर्स किसी ने गलत जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ये सारे मामलात हम वन बाय वन देखेंगे। बट अगर कोई भी ऐसा इशू आता है तो ये ख्याल रखने वाली चीज़ ये है कि अंडर दिस एक्ट जो जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट है, एंड हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस एट विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ सिचुएट। सो रजिस्टर्ड ऑफिस हमें पता है जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं सीसीपी में तो या उसका एड्रेस बताते हैं। सो उस एड्रेस अगर कराची का एड्रेस है तो सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा जाएगा, अगर लाहौर का है तो लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, पेशावर में है अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट में जाएगा। Subsection 2 states, notwithstanding anything contained in any other law, no civil court as provided in the Code of Civil Procedure 1908 or any other court shall have jurisdiction to entertain any suit or any proceeding in respect of any matter which the court is empowered टू डिटरमिन बाय और अंडर दिस एक्ट। अच्छा, सबसेक्शन 1 में कोर्ट को इख्तियार दिया गया। कोर्ट से मुराद है, ये देखें कैपिटल टर्म है, ऊपर डेफिनेशन दी गई है, कोर्ट से मुराद है हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट को ना सिर्फ सबसेक्शन 1 में ये इख्तियार दिया गया है, यहाँ पे जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सिविल कोर्ट्स हैं उनकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसको आउस्ट किया जा रहा है कि कोई भी जो सिविल कोर्ट है वो इन मुकदमात में इख्तियार समात नहीं रखती जिन मुकदमात का ताल्लुक जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर जो मामलात आते हैं उनसे रिलेटेड है। सो जो रेलिवेंट लाइन है वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू डिटरमिन बाय और अंडर दिस एक्ट। सो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो गई, बट सिविल कोर्ट की साथ में आउस्ट कर दी लॉ ने, लेकिन कहा ये कि उन प्रोसीडिंग्स को सिविल कोर्ट नहीं ले सकती या एंटरटेन नहीं कर सकती या इख्तियार समात इस्तेमाल नहीं कर सकती
इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, ऐसा जो मुकदमा है या इशू है विच द कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू डिटरमिन. सो कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू डिटरमिन बाय और अंडर दिस एक्ट. बाय और अंडर दिस एक्ट एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टर्मिनोलॉजी है, यानी कि या तो इस एक्ट में स्पेसिफिकली वो इशू दिया गया हो कि जिस तरह की अभी हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ कैपिटल की जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट सुनेगा, शेयर होल्डर्स के डिस्प्यूट्स की सुनेगा. अगर एनुअल जनरल मीटिंग या कोई मीटिंग की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इलीगली हुई हैं तो कोर्ट में वो चैलेंज की जा सकती हैं. डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जो है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, वो चैलेंज किया जा सकता है. वाइंडिंग अप जो है वो कोर्ट में जाएगी. सो ये मामला हम देखते हैं. बट ये हो गए बाय दिस एक्ट. अंडर दिस एक्ट से मुराद ये है कि कोई ऐसी वायलेशन है जो हुई है कंपनीज एक्ट की किसी प्रोविजन की. मसलन किसी कंपनीज एक्ट की प्रोविजन में अगर ये लिखा गया था कि 30 दिन का नोटिस होगा, या जो है अगर ये लिखा जाता है कि या जो कोई ऐसा मामला है कि जो फ़र्ज़ करें बोर्ड के इख्तियार में नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इख्तियार में, लेकिन वो असल में शेयर होल्डर्स की मीटिंग का इख्तियार है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो उस काम की अप्रूवल दे देता है. तो वो वाले मामला जो हैं जो स्पेसिफिकली नहीं लिखे ऑल दो लॉ में कि जी ये वाली पिटीशन जो है वो कोर्ट सुनेगी, तो उन वायलेशंस को भी जो है वो हाई कोर्ट के पास जो है वो चैलेंज किया जा सकता है. 10 सबसेक्शन 3 कहता है जी फॉर द पर्पसेस ऑफ जुरिसडिक्शन टू वाइंड अप कंपनीज द एक्सप्रेशन रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स द प्लेस विच हैज़ लॉन्गेस्ट बिन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 180 days इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप. सो इससे मुराद ये है कि हमने सबसेक्शन में 1 में जब कहा कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कंपनी का जहाँ पे होगा वहाँ पे पिटीशन जो है वो लाए करेगी या उस रेलिवेंट कोर्ट में जो है वो मुकदमा जाएगा. लेकिन कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हो सकता है 3 साल कंपनी का ऑफिस कराची में हो और अगले 2 साल में जो है वो ऑफिस लाहौर में चल रहा हो. सो इसलिए लॉ ने ये क्लियर कर दिया कि ड्यूरिंग दी 180 days इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी प्रेजेंटेशन ऑफ दी वाइंडिंग अप, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे कंपनी का ऑफिस 180 days या 6 months के लिए हो, वहाँ पे जो है मुकदमा जो है वो दायर किया जाएगा. सो जो क्राइटेरिया है कि जहाँ पे पिछले 6 माह में ऑफिस जो है वो कंपनी का रहा होगा, जिस रेलिवेंट 6 month में वहाँ पे ऑफिस हो और इट हैज़ बिन दी प्लेस विच हैज़ लॉन्गेस्ट बिन दी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, तो वहाँ पे जो है वो मुकदमा दायर किया जाएगा. देन सबसेक्शन 4 स्टेट्स दैट देयर शैल बी इन ईच हाई कोर्ट 1 or more बेंचेस ऑन परमानेंट बेसिस, ईच टू बी नोन एज द कंपनी बेंच. यानी कि हाई कोर्ट में अगर 50, जिस तरह के पंजाब में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जजेस की तादाद है, अगर 50 जजेस हाई कोर्ट के इस टाइम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पेशल जो बेंच है कंपनी बेंच, उसको जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा टू हियर द मैटर्स रिलेटिंग टू दी कंपनीज. अच्छा, फिर ये है जी प्रोवाइडेड दैट बेंचेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 shall continue to function accordingly unless otherwise notified by the respective chief justice of the high court. अच्छा, कंपनीज ऑर्डिनेंस की हमेशा से रेलिवेंस रहेगी क्योंकि लेटली 2017 में ये एक्ट आया है, और जब भी कोई नया लॉ आता है तो वो जो पास्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं पिछले लॉ से के अंडर जो कैरी आउट की जाती हैं उनको वो सिक्योर करता है या सेव करता है. ऐसा नहीं है कि एक लॉ आज ख़त्म हुआ है या रिपील हुआ है तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी. उनको जो कंपनीज एक्ट के सेविंग या रिपील आप अगर देखें इसमें इस लॉ में तो आपको मिल जाएगी प्रोविजन जिसमें ये लिखा होगा कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर जो मामला चल रहे थे वो इस लॉ के आने से जो है वो ख़ुद ब खुद ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि जो है वो उसी लॉ के तहत जो है वो डील किए जाएंगे, यानी कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर. अच्छा, फिर है जी प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6
shall be effective from the date of notification by the Chief Justice of the respective High Court within 180 days from the date of commencement of this Act. Section 6 जो है वो बताता है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट एंड अपील. सो इसकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी जो एप्लीकेशन इफ़ेक्टिव उस डेट से होगी जिस दिन जो चीफ जस्टिस है ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जो कि विद इन 180 डेज़ जो है वो नोटिफाई करेंगे, और तो उसके बाद जो सेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगी. देन सबसेक्शन 5 स्टेट्स there shall be a registrar to be known as registrar of the company bench duly notified by the chief justice of the respective high court. अच्छा, ये रजिस्ट्रार जो हैं ये इसका मकसद ये है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो फाइलें हैं या जो केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डील करने के लिए जो हैं ये रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाते हैं. सो हाई कोर्ट का अपना एक अलहदा से रजिस्ट्रार है, सुप्रीम कोर्ट का अलहदा से रजिस्ट्रार है, या जितनी भी ये जुडिशल या क़ज़ाई जुडिशल बॉडीज़ होती हैं इनमें नॉर्मली हर लॉ में एक रजिस्ट्रार को इख्तियार दिया जाता है कि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो सुपरवाइज़ करे, क्योंकि ज़ाहिर है ये जजेस का काम नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और ये नॉर्मली रजिस्ट्रार्स करते हैं. अच्छा जी, फिर है जी द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी मैन शैल परफॉर्म ऑल द फंक्शन असाइन टू इट अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग ऑल मिनिस्टेरियल and administrative business of the company bench such as receipt of the petitions, applications, written replies, issuance of notices, services of summons and such other functions or duties as may be prescribed under section 423. 423 अगर आप देखें तो वो रूल्स मेकिंग की बात करता है, तो उन रूल्स में भी लिखा जा सकता है कि रजिस्ट्रार के पास क्या इख्तियार है. अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो नॉर्मली उसके पास ये जो इख्तियार होगा कि वो पिटीशन, एप्लीकेशन, रिटर्न रिप्लाइज, नोटिस वगैरह इशू करना, ये सारा काम रजिस्ट्रार का होता है. देन जी द चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट इफ़ डीम्ड अप्रोप्रिएट मे आल्सो एस्टेब्लिश ए सेक्रेटेरिएट इन ईच कंपनी बेंच. ये अगेन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है कि वो एक सेक्रेटेरिएट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, जो कि ज़ाहिर है उसको पावर्स जो होंगी उस सेक्रेटेरिएट की वो सेक्शन 423 के अंदर जो है वो ड्राफ्ट की जा सकती हैं. देन आ गया जी आपका प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट एंड अपील, कि अब हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा तो चला जाएगा, लेकिन मुकदमा दाखिल करने से पहले हाँ पता ये होना चाहिए कि मुकदमा किस सूट फाइल होगा, कंप्लेंट फाइल होगी या कोई एप्लीकेशन फाइल होगी. तो ये सेक्शन 6 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time being in force, all written submissions to the court under this act shall be filed with the registrar of the company bench. So registrar जो हमने सेक्शन 5 में देखे जो अपॉइंट हो जाएंगे तो उसके बाद उनके पास ये सारी petitions जो हैं वो फाइल होंगी. For the purposes of this act written submission shall inter alia include. उसमें क्या क्या आएगा जी जब फाइल करेंगे आप केस, तो सबसे पहले है ए पिटीशन और एप्लीकेशन सेटिंग आउट ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स एंड द रिलीफ क्लेम्ड. मैंने आपको एक लेक्चर में एक ड्राफ्ट पिटीशन भेजी थी जिसमें हमने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को चैलेंज किया था, तो उसमें अगर आप देखें तो वो उसको आप पिटीशन बोलेंगे और वो देखेंगे शुरू में उसके एक कंसाइज स्टेटमेंट है. कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट से मुराद है कि आप सारा इशू बताएंगे, केस बताएंगे कि फैक्ट्स हैं क्या इस केस की. साथ में उसके बाद आप क्या बताएंगे, ग्राउंड्स जहाँ भी लिखा हो तो आपने समझना है कि ये लीगल रीजनिंग आपने देनी है कि जो फैक्ट्स आपने ऊपर बताई हैं क्यों आप समझते हैं कि इन फैक्ट्स के साथ फ़लाँ लॉ की या किसी ख़ास सेक्शन की जो है वो वायलेशन हुई है. सो ग्राउंड्स में जनरली जो है वो लॉ की जो वायलेशन है उसको उनकी डिटेल बताई जाती है कोर्ट को कि जी अगर ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हुआ है या इस डेट को हुआ है तो किस सेक्शन में जो है ये लिखा हुआ है कि ये सेक्शन 3 साल में ही होना था, या और भी जो भी इसके अलावा वायलेशन है वो आप बताएंगे. और लास्टली क्या बताएंगे, रिलीफ क्लेम्ड. रिलीफ क्लेम्ड से मुराद ये है कि जब आपकी
फैक्ट्स भी आ गई, ग्राउंड्स भी आ गई, तो आप कोर्ट से प्रेयर मांगेंगे कि जी अब इन फैक्ट्स और लॉ के लिहाज से अदालत को ये फ़ैसला करना चाहिए। अच्छा, फिर जी जब एक पार्टी ने पिटीशन फाइल कर दी, अब उसके जवाब में जो दूसरी पार्टी है वो रिटर्न रिप्लाई फाइल करेगी। रिटर्न रिप्लाई में वो ज़ाहिर है जो फैक्ट स्टेट की हैं पिटिशनर ने उनका वो सीरियल में जवाब देगी, या इन सीरियटम इसको बोलते हैं, कि अगर कोई एक फैक्ट असर्ट की है पिटिशनर ने तो दूसरी पार्टी बताएगी जवाब में कि जी ये जो फैक्ट्स ये बता रहे हैं ये दुरुस्त हैं या गलत हैं। अगर तो वो दुरुस्त हैं तो उसको एडमिट कर सकते हैं, अगर वो गलत हैं तो एंटायरली जो है वो डिनाई कर सकती है दूसरी पार्टी, और पार्टली डिनाइल और पार्टली एडमिशन भी हो सकता है। लेकिन साथ में इसके ज़ाहिर है जो भी बंदा करेगा असर्ट कोई भी चीज़, तो उसके साथ वो अभी हम नीचे भी देखेंगे कि वो एविडेंस भी उस चीज़ की लगाएगा। पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ से मुराद ये है कि अगर एक कंपनी कहती है कि जी 10 लाख रुपए का इशू है हमारा, तो दूसरी पार्टी अगर आके कहती है जी नहीं जी 10 लाख का तो नहीं है, 6 लाख का इनका इशू बनता है और 4 लाख जो है वो डिस्प्यूट में है, सो 4 लाख की हद तक जो है वो डिस्प्यूट अलाइव रह जाएगा और 6 लाख की हद तक जो है वो कोर्ट फैसला उसी टाइम दे सकती है जब पहली दफ़ा जो है वो मामला जवाब के साथ कोर्ट के सामने आएगा। सी में है जी कि एन एफिडेविट ऑफ फैक्ट्स बाय द पिटिशनर और एप्लीकांट or respondent as the case may be, including affidavits if required of other persons in support of the case, duly attested by the commissioner or as may be provided under the rules। अच्छा, ये हर पिटिशन के साथ एक एफिडेविट फाइल होगा जो कि अटेस्ट करेगा ओथ कमिश्नर। इसका मकसद ये होता है कि ऑन ओथ जो हैं वो सारी स्टेटमेंट्स इसलिए दीजिए जाती हैं कि अगर कोई इंसान गलत या झूठा एफिडेविट फाइल करता है और अगर कोर्ट में ये इस्टेब्लिश हो जाए कि ये झूठा एफिडेविट है तो उस पे जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी जो हैं वो चल सकती हैं। अच्छा जी, देन डी में आ गया एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन पोजेशन ऑफ द पिटिशनर और एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट, कि भाई किसी के पास जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो उस पिटिशन के साथ जो उसके स्टांस को सपोर्ट करता है वो कोर्ट में फाइल करेगा। देन एन एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इंटरिम इंजंक्शन इफ़ रिक्वायर्ड, कोई पार्टी जो है वो ये एप्लीकेशन दे सकती है कि जो डॉक्यूमेंट उनके पास खुद के पास मौजूद नहीं है और उन्हें पता है कि ये किसी ख़ास पार्टी के पास मौजूद है, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में मंगवाने के लिए एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में उस पिटीशन के साथ दे सकते हैं। फिर है जी ए लिस्ट ऑफ केस लॉ, यानी कि जो हमें पता है जो पुराने केसेस हैं उनकी एक लिस्ट दे सकते हैं कि ताकि जब कोर्ट के सामने मामला जाए तो कोर्ट जो है वो पास्ट में जो उसी तरह के प्रेसिडेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करे। फिर जी में है जी एड्रेस फॉर अफेक्टिंग सर्विस, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड फैक्स, ये पार्टीज़ के इसलिए ज़रूरी हैं देना ताकि उनको नोटिस भेजा जा सके और फिर वो कोर्ट उनका मुकदमा जो है उसकी कॉपी उनको भेज देता ताकि वो आके उसका जो है वो जवाब फाइल करें। और एच में है एनी अदर डॉक्यूमेंट एज में बी रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी बेंच। सो जब पिटीशन रजिस्ट्रार साहब के पास पहुंच गई है तो वो खुद से भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पार्टी से मांग सकते हैं। इससे आगे जो सारा प्रोसेस लिखा हुआ है सेक्शन 6 में वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आ जाएंगे कोर्ट के सामने तो दोनों पार्टियों के जो काउंसल्स हैं, जब पिटीशन भी आ गई उसका जवाब भी आ गया, ग्राउंड्स भी आ गई, जो दूसरी पार्टी है उसने भी अपना लॉ बता दिया, तो फिर जज साहब बारी बारी दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट सुनेंगे और आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है उस केस पे वो जो है फैसला जारी करेंगे। अच्छा जी, अब इन्हीं दो सेक्शंस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा। उसका जो मेन मकसद था आर्टिकल लिखने का वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता रहा है कंपनीज ऑर्डिनेंस की जो प्रोसीडिंग्स हैं, यानी कि 1984 से 2017 तक जो लॉ था उसमें ये होता था कि बाज़ औक़ात हाई कोर्ट में केस करने की बजाय सिविल कोर्ट में लोग केस फाइल कर देते थे और सम टाइम्स जो है जो केस सिविल कोर्ट का बनता था वो हाई कोर्ट में फ़ाइल कर देते थे। तो उससे फिर ये होता था कि
दोनों जगह पे इनवेरिएबली ये होता था कि दूसरी पार्टी जो है वो हमेशा ऑब्जेक्शन लेती थी कि ये प्रोसीडिंग्स तो हाई कोर्ट में चलनी चाहिए, और अगर हाई कोर्ट के सामने होती थी तो वो कहते थे कि जी ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सिविल कोर्ट में चलनी चाहिए। तो इन इन इश्यूज़ को काफ़ी हद तक जो है वो जो कंपनीज एक्ट है उसने क्लियर तो कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो गुंजाइश रह गई वो ये रह गई कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सेक्शन 5 में लिखा है कि उन मामलात पे जो है हाई कोर्ट फैसला देगी जो कि कोर्ट एम्पावर होती है, या जो ऐसे मैटर्स हैं विच द कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू डिसाइड बाय और अंडर दिस एक्ट। सो डिटरमिन तो कोर्ट ने करना है, लेकिन किसी एक सेक्शन में स्पेसिफिकली नहीं लिखा या लिस्ट डाउन नहीं किया गया कि ये वाले 10 वो मामलात हैं जिनको जो है वो कोर्ट सुनेगी। सो इस पर्पस जो था इस आर्टिकल का वो ये मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। इट एम्स टू ऑब्जेक्टिवली डिफाइंस and identifies disputes which can be entertained by a company bench of any of the provincial high courts in its civil original jurisdiction under the Companies Act। यानी कि अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसमें सारे के सारे वो इश्यूज़ ही आइडेंटिफाई कर दिए हैं जो कि हाई कोर्ट इसमें सुनेगी। सो इस लेक्चर को सामने रखते हुए ये आप सारा जो है वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें सारी जो जुरिस्डिक्शन की जो है कब हाई कोर्ट की होगी कब सिविल कोर्ट की होगी ये सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। और इसके अलावा जो मैंने कुछ केस लॉज भी दे दिए हैं इसमें, जिनको पढ़ के आपको अंदाज़ा होगा कि कोर्ट जुरिस्डिक्शंस का इशू जो है वो किस तरह जो है वो डिसाइड करती है। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं उन इश्यूज़ पे जो कि हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है, और उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन या स्पेशल प्रोविजन जो है वो इस जो है 2017 का एक्ट उसमें दी गई है। जिस तरह पहली जो पिटीशन हाई कोर्ट में जा सकती है वो है एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ रेजोल्यूशन कंसर्निंग वेरिएशन ऑफ राइट्स। सो हमें पता है कि डिफरेंट क्लास के शेयर्स होते हैं शेयर होल्डर्स के पास। तो अगर किसी भी क्लास के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स में कोई वेरिएशन करता है कंपनी करती है, या वही जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कोई आपस में डिस्प्यूट होता है, तो वो जो डिस्प्यूट है वो अंडर सेक्शन 159 ऑफ द एक्ट वो जो है ये हाई कोर्ट के पास जाएगा। सो इसके बारे में ये सारा सेक्शन और इसकी जो मैंने डिटेल है वो दे दी है, वो आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो मामला है जो हाई कोर्ट में जाएगा वो है जी एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। अच्छा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल से मुराद ये है कि अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और उसके 10 शेयर होल्डर हैं और कहते हैं कि जी हम ईच जो हैं वो 10-10 लाख का कैपिटल डालेंगे, और जब 10 लोगों ने 10 लाख ईच का कैपिटल डाला तो उसका कैपिटल हो गया 1 करोड़। अब कुछ अरसे या 6 माह बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि हमने ये सारे पैसे खर्च नहीं करने। तो अगर वो खर्च नहीं करते तो उस कंपनी में से वो पैसा निकालने का सिर्फ एक तरीका है जिसको लॉ में बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक इसलिए इम्पॉर्टेंट या स्ट्रेटेजिक इशू है कि हो सकता है कुछ लोगों ने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हों आफ्टर इंश्योरिंग कि भाई इस कंपनी का 1 करोड़ का कैपिटल है और अगर हम इनके साथ कारोबार करेंगे तो इनके पास इतना पैसा है कि ये इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी ये कर सकती है कि उधर से कॉन्ट्रैक्ट भी कर ले और वहाँ से पैसा भी निकाल ले। सो इसलिए लॉ ने ये पावर कोर्ट को दी है सो दैट वो हर किसी के राइट्स को सिक्योर करने के बाद ही ये इजाज़त दे कि ये कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल का ये सेक्शन 89 है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारी डिटेल है कि कोर्ट कौन कौन से मामलात को देख के जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करेगी। हाँ जी, अगली जो पिटीशन जा सकती है कोर्ट में वो है रिलेटिंग टू एप्लीकेशन बाय रिसीवर और मैनेजर टू कोर्ट फॉर सीकिंग अ डायरेक्शन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शंस। ये मैनेजर अगर कोई कोर्ट अपॉइंट देती है किसी कंपनी के लिए, इसकी इख्तियार जो है वो SCCP के पास भी होता है। तो उस अगर कोई रिसीवर को अपना कोई इशू है ऐसा
जिसमें उसको परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन में कोई क्लैरिटी चाहिए तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। देन जी सेक्शन जो ये चौथा मामला है जो कि कोर्ट के पास जा सकता है वो है एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ शेयर्स। इसका रेलिवेंट सेक्शन जो कंपनीज एक्ट में है हम पढ़ चुके हैं, वो है सेक्शन 126 ऑफ द एक्ट। इसमें यही होता है कि किसी भी शेयर होल्डर को कंपनी शेयर्स इशू कर दे या शेयर दे दे जो कि एंटाइटल नहीं है लीगली, या किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर गलत ट्रांसफ़र कर दे, तो ये कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो रजिस्टर को दुरुस्त कर सकती है। यानी कि जिसके शेयर गलत ट्रांसफ़र किए गए हैं वो पिटीशन फाइल करेगा सेक्शन 5 की कंपनी, और जिस कंपनी भी उसका जवाब फाइल करेगी, दूसरा बंदा जिसके नाम शेयर गए हैं वो भी जवाब फाइल करेगा, और फैक्ट्स और लॉ को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट इस पर फैसला करेगी। देन जो पांचवी पिटीशन है जी वो है रिगार्डिंग एप्लीकेशन टू कोर्ट टू डिक्लेयर प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग इनवैलिड। हमें एनुअल जनरल मीटिंग का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने का सारा प्रोसेस जो है वो मालूम है, और अगर उसकी कोई वायलेशन होती है और मीटिंग जो ऐसी मीटिंग जो कि ड्यूली कन्वीन्ड नहीं है वो उसमें कोई फ़ैसला किया जाता है तो कोर्ट में वो प्रोसीडिंग्स चैलेंज की जा सकती हैं। अच्छा, उससे अगली पिटीशन है जी एप्लीकेशन टू कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इनवैलिड। ये जो है ये मैंने एक सैम्पल पिटीशन आपको भेजी भी हुई है, इसको भी आप जो है मज़ीद जो है यहाँ पे इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो पिटीशन को आप पढ़ें और उसके बाद इस लॉ को पढ़ें और ये जो सारी क्लैरिफिकेशन दी गई है इसको पढ़ें तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि कौन से मामला जो हैं वो कोर्ट कंसीडर करेगी वाइल डिसाइडिंग ए पिटीशन अगेंस्ट इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स। देन सातवां मामला है जी एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स। जिस तरह किसी को गलत शेयर होल्डर बना दिया जाए या उसके शेयर ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, उसकी पिटीशन हमने 126 में देखी। तो इसी तरह अगर किसी को गलत डायरेक्टर बना दे कंपनी या किसी को गलती से निकाल दे और वो प्रोसेस फॉलो ना करे, जो कि सेक्शन ये जो मैंने रेलिवेंट सेक्शंस जो हैं इधर दिए हुए हैं, तो वो जो है डायरेक्टर चैलेंज जो है वो कर सकता है उस इलेक्शन को बिफोर दी हाई कोर्ट। देन अगला मामला है जी 8वें नंबर पे एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर डिक्लेरेशन क्वा डायरेक्टर्स लैकिंग फिडुशियरी बिहेवियर। अच्छा, ये पिटीशन ये है कि कोई भी जो डायरेक्टर है जब वो अपॉइंट होता है तो उसके पास साथ एक ड्यूटी लॉ एज्यूम करवाता है उसको कि वो हमेशा ट्रस्ट में वो ड्यूटी को होल्ड करेगा और हमेशा कंपनी के हक़ में वो फैसला करेगा जो कंपनी के हक़ में बेहतर है। तो ये एज्यूम किया जाता है हर लॉ में या किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए। तो अगर वो उस क्राइटेरिया पे या उस मुकाम पे पूरा नहीं उतरता तो डिक्लेयर कर सकती है कोर्ट के इस बंदे ने जो फैसला किया है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि डायरेक्टर ने अपने जो मुफाद को बालातर रखा और कंपनी के मुफाद का ख्याल नहीं रखा। तो इन मामलात को देखते हुए भी कोर्ट जो है वो फ़ैसला दे सकती है कि ये डायरेक्टर जो है इसकी फाइडुशरी जो है वो ड्यूटीज़ पूरी नहीं की, और अगर ये साबित हो जाए तो उस डायरेक्टर को उस कंपनी की डायरेक्टरशिप से हाथ धोना पड़ सकते हैं। अच्छा, नौवीं जो पिटीशन है जी वो है जी एप्लीकेशन टू कोर्ट अगेंस्ट सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सो अगर किसी कंपनी में कोई इंस्पेक्टर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट करती है SCCP और वो कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी के सीज़ कर देता है जो इंस्पेक्टर है, और कंपनी अगर समझती है कि इन्होंने इलीगली किया है तो वो कोर्ट में जो है वो कंपनी एप्लीकेशन दे सकती है इंस्पेक्टर के अगेंस्ट। अच्छा, अगली 10वीं जो पिटीशन है जी वो है एप्लीकेशन टू कोर्ट इन रिजल्ट ऑफ ए रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर टू वाइंड अप द कंपनी। यानी कि अगर जो इंस्पेक्टर जिसके ऊपर बात हुई है वो अगर रिपोर्ट दे देता है कि ये कंपनी को बंद किया जाए तो उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में शेयर होल्डर्स जो हैं वो चैलेंज कर सकते हैं। 11वीं पिटीशन जो है वो है जी एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू अप्रूव मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज। ये लॉ ये कह रहा है जी कि जो दो कंपनियां हैं वो आपस में मर्ज भी हो सकती हैं
और एक से ज़्यादा कंपनी में डीमर्ज भी हो सकती है। सो अगेन ये इसमें सारे क्रेडिटर्स इन्वॉल्व होते हैं, शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी लोग कंपनी से डील कर रहे हैं। तो इसलिए ये इख्तियार कोर्ट को दिया गया कि वो उन सब के इंटरेस्ट को वॉच करते हुए ये फ़ैसला करे। देन 12वीं जो पिटीशन है जी वो है एप्लीकेशन टू कोर्ट अगेंस्ट प्रेजुडिशियल बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अच्छा जी, ये ऐसी पिटीशन है जो कि नॉर्मली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो लेके जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि हमें पता है कि शेयर होल्डर्स जिसके पास भी 75% शेयर होल्डिंग है वो सारी कंपनी को कंट्रोल भी कर सकता है और उसके सारे फैसले जो है वो कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो 75% वाला बाकी 25% के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ फ़ैसले करना शुरू कर दे, या ऐसा कोई एक्शन ले जिससे उनके जो राइट्स जो हैं वो प्रेजुडिस हों या उनको किसी नुकसान का कोई ख़तरा हो। अगर ऐसी कोई पोजीशन आती है तो ये जो सेक्शन है इसके जो रेलिवेंट सेक्शन है जी वो है सेक्शन 286। इसको अगर आप देखेंगे तो उससे जो है ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शेयर होल्डर्स किन किन ग्राउंड्स पे जो है वो चैलेंज कर सकते हैं कंपनी। आल्दो के कंपनी के जो 80% या 85% शेयर होल्डर्स हैं वो कॉम्पिटेंट तो हैं, लेकिन अगर इस सेक्शन में जो इश्यूज़ दिए गए हैं उनको साबित कर देती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो ये साबित करते हैं कोर्ट में कि जो इश्यूज़ हैं इस कंपनी के दीज आर नॉट बीइंग कंडक्टेड लॉफुली और फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं जो अफेयर्स हैं, या इस तरह काम कर रही है कंपनी जो कि मेमोरेंडम में नहीं दिया गया, या कोई मैनर ऐसा है विच इज़ अप्रेसिव टू द मेंबर्स और द क्रेडिटर्स। ठीक है ना जी। और इसी तरह अगर अनफेयरली प्रेजुडिस कर रहा है जो मेजॉरिटी है टू दी मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो इन मामलात पे जो है जो पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में फ़ाइल की जा सकती है। और कोर्ट इसमें इन मामलात में नॉर्मली जो फ़ैसला देती है वो ये करती है कि क्योंकि यहाँ पे देखें लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का और मेजॉरिटी का, तो नॉर्मली कोर्ट ये फैसला करती है, मेजॉरिटी को ये डायरेक्शन दे देते हैं कि भाई ये जो 5% शेयर होल्डर्स हैं इनके शेयर्स की जो वैल्यू बनती है, फेयर वैल्यू जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो डिटरमिन करता है, उतने पैसे उनको दिलवा देते हैं ताकि जो है ये मामला क्लियर हो जाए। ये एक तरह से ये एक फ़ैसला है। और मज़ीद आप अगर जब इसकी डिटेल देखेंगे तो उसमें और कंपनी को बाय द वे वाइंड अप भी कर सकती है कोर्ट जब लगे कि ये कंपनी अब मज़ीद जो है वो प्रॉफिट में नहीं चल सकती और जो आपस में जो शेयर होल्डर्स हैं उनका अब कोई एक दूसरे पे ट्रस्ट भी नहीं है। अच्छा, 13 नंबर पे जो एप्लीकेशन कोर्ट को दी जा सकती है वो है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी अगर बंद करनी है तो उसके लिए भी जाहिर है वो SECP नहीं है, शेयर होल्डर्स खुद उस वक़्त कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं जब उनकी लाइबिलिटीज़ कम हैं और उनके एसेट्स ज़्यादा हैं। तो उस सिचुएशन में SECP को भी SECP को इन्वॉल्व किया जाएगा लेकिन कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। बट अगर किसी कंपनी के एसेट्स जो हैं वो कम हैं और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो हमेशा कोर्ट में ही जो है वो ये पिटीशन करनी पड़ेगी जी। 14 नंबर पे जो पिटीशन आएगी वो ऐसी पिटीशन को हाई कोर्ट में फ़ाइल की जा सकती है कि जिसमें कोई शेयर होल्डर आके ये साबित करे कि जो प्रोविजन कह रही है, जिस तरह इसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि अगर लॉ में ये लिखा है कि अगर कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेगी, लेकिन कंपनी अगर डायरेक्टर्स की अप्रूवल से वो प्रॉपर्टी बेच देती है तो कोई भी शेयर होल्डर जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि जी क्योंकि लॉ में लिखा है कि ये कंपनी की प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स मीटिंग के बाद बिकनी थी और इन्होंने डायरेक्टर्स ने खुद ही बेच दिया है, तो उसको वो चैलेंज कर सकता है और कोर्ट दिखाना पड़ेगा कोर्ट को कि किस लॉ में ये लिखा है, किस सेक्शन में ये चीज़ लिखी है। तो उसके बाद जो है वो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर सकती है कि ये फ़लाँ सेक्शन की ये वायलेशन हुई है और लिहाजा जो एक्ट किया है कंपनी ने वो इलीगल जो है वो उसको करार दिया जाएगा और उसका कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा, एंड में इसका जो है कंक्लूजन दिया गया है इस सारे आर्टिकल का। इसको हम कंक्लूड इसी तरह कर सकते हैं कि जो 14 किस्म के मैंने ऊपर डिस्प्यूट्स बताए हैं वो सारे के सारे कंपनीज़ एक्ट
के अंडर कंपनीज कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है जो इनके अंदर नहीं आता, मिसाल के तौर पे अगर कंपनीज के से किसी ने पैसे लेने हैं, मिसाल के तौर पे एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो कंपनी को 10 लाख रुपए का सामान देता है और कंपनी जो है वो उसको पैसे वापस नहीं करती, तो वो सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल करेगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं हुआ कंपनीज एक्ट में कि ऐसा मुकदमा हाई कोर्ट में जा सकता है। इसी तरह जो है किसी एम्प्लॉइज़ के साथ कंपनी का डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे किसी कंपनी को एम्प्लॉई को कंपनी निकाल देती है, तो अगेन देखें पूरे कंपनीज एक्ट में ये नहीं लिखा कि एम्प्लॉई मुकदमा कर सकता है इन द हाई कोर्ट। सो ये 14 जो लिस्ट मैंने दी है, इसका फ़ायदा ये हो गया कि इस नोयत के मुकदमा तो हाई कोर्ट में जाएंगे और इसके अलावा किसी की कोई भी अगर ग्रीवेंस है तो वो सारे के सारे जो हैं वो मुकदमात वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह जो है ना जी ये सारा अब आप इस सारे आर्टिकल को रिवाइज कर लें और इसके बारे में फिर हम अगले लेक्चर में बात भी करेंगे। और इसी तरह की मैं सोच रहा हूँ कि हमने एक एकेडमिक असाइनमेंट कर लिया है, एक क्विज़ कर लिया है। अब हमें जो असाइनमेंट करनी चाहिए वो प्योरली जो है वो लिटिगेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो इसका मकसद भी यही था इस लेक्चर का कि हमें थोड़ा सा इसका पता चल जाए कि किस तरह कोर्ट्स में मामला चलते हैं। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी इसकी असाइनमेंट हमने किस तरह जो है वो स्ट्रक्चर करनी है।